अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। मुल्तान में बेशतर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ इंतज़ामिया की जानिब से अप्रूवल मिलने के बाद इंतज़ामिया ओन करने से इनकार। कौन है ज़िम्मेदार बनाम सरकार? नाज़रीन, इंतज़ामिया की जानिब से बेशतर हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं वो बना दी गई हैं, मगर देखने में ये आ रहा है कि जब वो हाउसिंग सोसाइटियाँ कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों को अपने अंडर करे और उसके बाद उसकी देखभाल जो मेंटेनेंस है वो सब कुछ लाजिम हो जाता है इंतज़ामिया के ऊपर। और देखने में ये आ रहा है कि इंतज़ामिया जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ को अब ओन नहीं कर रही, और जिसकी वजह से जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं उसमें बुनियादी सहूलियात के फुकदान पैदा होना शुरू हो चुके हैं और उन पर प्राइवेट लोगों के कब्ज़े जो हैं वो होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो शहरी अजियत में मुब्तला हैं और लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, अल कुरैश हाउसिंग सोसाइटी है ये, और फ़ेज़ 2 है उसका। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तजावुज़ात, रोड टूट फूट का शिकार, सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम, और उसके बाद बुनियादी सहूलियात के अंदर ना यहाँ पर देखने में आ रहा है कि कोई ग्राउंड सही तरीके से मैसर है, ना ही इसके साथ साथ लोगों को कोई डिस्पेंसरी दी गई है, कोई हॉस्पिटल बनाया गया है, कोई स्कूल नहीं है यहाँ पर। और जो कुछ भी यहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी में चीज़ें मौजूद होती हैं वो पेपर्स पर तो मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ पर वो मौजूद नहीं हैं। इसमें इंतज़ामिया की जो है वो नाअहली नज़र आती है कि इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त अपनी आँखें मीच कर अपने दफ्तरों की जीनत बनी बैठी है, जबकि दूसरी जानिब कब्ज़ा माफिया और प्राइवेट लोग जो हैं वो इस कॉलोनी को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, एनक्रोच करने पर लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ अब जो कॉलोनियाँ हैं उनमें आबादी भी बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, जब ये कॉलोनियाँ बनती हैं तो उसके हिसाब से इसे जो है वो डेवलप किया जाता है। इसके अंदर पाइपलाइंस जो है सीवरेज की उसी हिसाब से रखी जाती हैं कि जितने प्लॉट्स हैं। क्या इंतज़ामिया ने वो चीज़ें चेक की हैं? ये सवाल पैदा होता है सरकार से कि सरकार अपनी रिट मनवाने के लिए कब अपनी आंखें खोलेगी, कि जब पूरी कॉलोनियों पर प्राइवेट लोग जो हैं वो काबिज हो चुके होंगे और उसके बाद उनको जब हटाने के लिए इंतज़ामिया ऑपरेशन करेगी तो वो हुकूमती लागत जो है वो पैसे की वो एक अलग लगेगी, मशीनरी अलग लगेगी, टेंशन अलग होगी, और उसके बाद जो है वो लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे और फिर इसी इंतज़ामिया को कोसेंगे कि हमें यहाँ से उठा दिया गया। यहाँ के इलाका मकीन है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कब से आप अल कुरैश हाउसिंग सोसाइटी में रिहाइश पजीर हैं? हम 2001 से जब ये कॉलोनी डेवलप हुई तो तब से ऑनवर्ड इस कॉलोनी में रिहाइश पजीर है। अब सूरत हाल ये है कि जिस वक्त बिल्डर ने ये कॉलोनी डेवलप करनी स्टार्ट की तो उसने जो ख्वाब लोगों को दिखाए ऑन द पैनाफ्लेक्स या जो नक्शे की सूरत में या जो उसने अपने पम्फलेट और ब्रोशर्स वगैरह तकसीम किए, उसमें ये MDA से रजिस्टर्ड थी कॉलोनी। और रजिस्टर्ड होने के बाद इसमें सुई गैस, सीवरेज, बिजली, कारपेटेड रोड्स और प्रॉपर जो है ग्रीन बेल्ट्स, रोड साइड पर ग्रीन बेल्ट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं और तमाम एसेसरीज़ जो है ना वो कॉलोनी की जो सहूलियात थी वो हमें प्रोवाइड करने के पाबंद हुए। और लोगों ने इसी इमा पर यहाँ पर प्लाट्स ख़रीदे कि ये MD से रजिस्टर्ड है, और कल को अगर खुदा न खासा बिल्डर भागता है या बिल्डर यहाँ से निकलता है तो उस सूरत में MD और दीगर जो हमारे वासा है, वापडा है और दीगर सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो हमारे इस तमाम मामलात के जो है ना वो लायबल होंगे और वो हमें ये सहूलियत प्रोवाइड करने के पाबंद रहेंगे। लेकिन उसके टोटल बरक्स हुआ कि बिल्डर ने जस्ट टू कॉलोनी डेवलप की, प्लाट सेल की और वो यहाँ से निकल गया। उसके बाद मुतअद्दिद मरतबा MDA ऑफिस में जाके MD कॉलोनीज़ को, डायरेक्टर कॉलोनीज़ को, दीगर लोगों को, इवन दो वासा MDA वासा के पास हम लोग गए, जाके एक पर्सनली तौर पर हमने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनके साथ साइन किया और उस एग्रीमेंट के तहत आज तक वासा जो है वो यहाँ से बिल तो कलेक्ट कर रहा है, लेकिन वासा अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने से कासिर है। वो इनकारी है, बिल्कुल टोटली इनकारी है। जब भी हम लोग जाते हैं, अभी आपने देखा कि जस्ट एक बारिश का स्पेल आया और उसके बाद ये सूरत हाल है तमाम गलियों में, ग्राउंड्स के अंदर जो कि कॉलोनी के लोगों ने एक कसीर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डेवलप किया अल कुरैश हाउसिंग सोसाइटी में कितने ग्राउंड अप्रूव थे? सर, इसमें 3 ग्राउंड्स अप्रूव थे जो कि बाकी सारे बेच के लोग खा गए। एक ग्राउंड जो कि कॉलोनी के रिहायशियों ने अपनी मदद आपके तहत, ये हमारे दोस्त अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं जो हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड है अल कुरैश फेस 2 की, उसके सदर हैं।
तो इनकी मदद से दोस्तों ने अपनी मदद आपके तहत इस पर एक खसी रकम खर्च करके इसको डेवलप किया, इसको दोबारा जो है ना रेनोवेट किया, इसमें ग्रासी प्लाट और दीगर जंगला और ये सारी चीज़ें इसकी वो की। लेकिन उसके बावजूद इसको भी मेंटेन रखने के लिए कोई भी इदारा हमारे साथ किसी किस्म का ताउन। अच्छा ये बताइएगा कि बाकी के जो 2 प्लॉट्स हैं तो वो किधर है? वो एक प्लाट तो ये कॉलोनी का जो बिल्डर्स के नुमाइंदे थे, जो फ्रंट मैन थे इनके, उसमें मैं कैटेगोरिकली नाम लेता चलूँगा कि जी एक असलम साहब, मोहम्मद असलम साहब थे, एक अब्दुस्तार साहब था और उसके अलावा 2-3 और लोग थे, जिन लोगों ने वो प्लाट बेच के और कॉलोनी के ही वहाँ पर खा गए। इवन दो एक शख्स जो कि यहाँ पर मानुला के नाम से जाना पहचाना जाता है, उस शख्स ने भी को 80 मरले कॉलोनी वालों से इस मद में लिए हुए हैं कि जी मैं कॉलोनी की डेवलपमेंट और दीगर मामलात को देखूंगा, लेकिन आज तक वो शख्स भी सामने नहीं आया। अच्छा मुझे ये बताएं, इसके साथ साथ दबा के बैठा हूं। इसके साथ साथ जब भी कभी कोई कॉलोनी डेवलप होती है जी, तो आप क्योंकि एडवोकेट हैं जी, जी, तो ये बताइएगा उसके कानूनी तकाजे क्या होते हैं? सर उसके कानूनी तकाजे हैं कि उसमें प्रॉपर ग्रीन बेल्ट छोड़ी जाएगी, रोड साइड के ऊपर फुटपाथ छोड़े जाएंगे, उसके अंदर जो उसकी टोटल प्रॉपर्टी होगी कॉलोनी की उसका 40% जो है कब्रिस्तान, शाहराहों, कॉलोनी के जो प्लाट्स हैं उसमें सोसाइटी का प्लाट हो जाएगा, उसमें ग्राउंड होगा, उसमें वीमन जो है प्लाट होगा, उसमें डिस्पेंसरी होगी, उसमें हॉस्पिटल होगा, स्कूल के प्लाट्स होंगे, उसके लिए मुख्तस की जाएगी। लेकिन यहाँ पर टोटल इसके डिफरेंट है कि ना तो कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर का प्लाट था, जो ख़वातीन के लिए सोसाइटी के लिए प्लाट छोड़ा गया था वो भी बेच के खा गए, जो इन्होंने सोशल वेलफेयर का हॉस्पिटल के लिए प्लाट छोड़ा था वो बेच के खा गए। ये एक ग्राउंड भी कब्ज़ा माफिया के कब्जे से, चुंगल से हमने निकाल के बचाया। अच्छा ये बताइए, कितनी बड़ी कॉलोनी है ये तकरीबन 1000 से ज़ायद घरों पर मुश्तमिल कॉलोनी है। रकबा कितना है इसका? रकबा इसका तकरीबन है जी कोई 4-4.5 मुरब्बे से ज़्यादा है रकबा। 4-4.5 मुरब्बे से ज़्यादा का रकबा? 4-4.5 मुरब्बे से और 4-4.5 मुरब्बे के अंदर सर अगर इतना बड़े रकबे पे ये कॉलोनी है तो इसमें तो एक बहुत बड़ा स्कूल होना चाहिए, और 3 ग्राउंड तो बहुत कम है, इसमें कम से कम जो है वो मेरे हिसाब से 8 से 9 ग्राउंड तो होने चाहिए कि 4 मुरब्बे के अंदर जो आबादी रहेगी। होने चाहिए जी, बिल्कुल होने चाहिए। जहां मैं गुजारिश करूं कि इस वक्त जो डेवलप हो चुके हैं वो 1000 से ज्यादा। अच्छा ये जो हम देख रहे हैं बहुत सारे प्लॉट्स हैं अभी खाली पड़े हुए। अभी हम देख रहे हैं कि एक ग्राउंड है जिसमें पानी खड़ा हुआ है, जी जी ठीक है, और ये वाहिद ग्राउंड बचा हुआ है, ये वाहिद ग्राउंड बचा हुआ है। तो तकरीबन कोई ज्यादा से ज्यादा 8-9 कनाल का होगा। 8-8.5 कनाल का ग्राउंड है, टोटल 8 कनाल का है जी, बाकी पार्किंग और उसमें है नहीं, वो देखे ना 8-9 कनाल का 4 मुरब्बे का सिर्फ ये एक ही ग्राउंड, एक ही ग्राउंड। कब्रिस्तान नहीं है इसमें, दोनों कॉलोनीज के अंदर कब्रिस्तान नहीं है। एक कब्रिस्तान है जो भाई पुराना चला आ रहा है, वो इन्होंने अपने उसमें कंसीडर किया है, जबकि कॉलोनी वालों ने कोई कब्रिस्तान नहीं छोड़ा। तो मुझे ये बताएं कि फिर अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो फिर लोग दफनाते कहाँ हैं? तो लोग यहाँ से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, मेन शेरशाह रोड के ऊपर है, फिर अपना मासूम शाह कब्रिस्तान है वहाँ पर लेके जाते हैं, या फिर कालू का कब्रिस्तान है वहाँ पर लेके जाते हैं। वो भी तकरीबन अबाई पुराने इन कॉलोनीज के डेवलप होने से सैकड़ों साल पहले के कब्रिस्तान। अच्छा फिर ये बताएं कि इसमें कानूनी तकाज़ों का अगर हम हवाले से बात करते चलें कि कानून को फिर हम किस तरीके से ले सकते हैं? उसमें MDA जो है वो लायबल है इस चीज़ का, सारे के मामले का, क्योंकि MDA के जो पूरा एक प्रोसीजर मौजूद है, जहाँ कोई कॉलोनी डेवलप होती है तो उनके बाकायदा इंस्पेक्टर साहबान मौजूद होते हैं। जब वो लोग यहाँ पर, अब ये आपने मुलाजा किया होगा आते हुए कि पूरे रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट है, लोगों ने अपना 1 इंच नहीं छोड़ा और अपनी जो सड़क है या जो ग्रीन बेल्ट है उसके ऊपर सारे के ऊपर कब्जा किया। और इवन दो इसी तरह पूरी कॉलोनी के अंदर है कि लोगों ने बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी उसके पमाइश के, बगैर उसके इंक्रोचमेंट करके अपने जो उनका राइट बनता है उस राइट से वो तकरीबन 10-10 फुट बढ़ गए हुए, वो सड़क के ऊपर आए हुए। एंड जो सड़क 40 फुट है वो 10 फुट ग्रीन बेल्ट तो छोड़ो, इन्होंने फुटपाथ भी नहीं छोड़े, फुटपाथ भी नहीं छोड़े। इवन तो सड़क का जो हिस्सा है वो ये लोग कब्जा करके बैठे हुए और कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि MDA का पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसमें बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, उसमें नक्शे वाले मौजूद हैं, उसमें इनके एक्साइज इंस्पेक्टर मौजूद है, जो कि मौके पे आते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, अपनी जेबें गर्म करते हैं और घर चले जाते हैं। कोई बंदा इनसे पूछने वाला नहीं है कि ये इंक्रोचमेंट जो हो रही है इंस्पेक्टर सोए हुए। जब ये कॉलोनी डेवलप हो रही थी तो क्या उस वक्त इंस्पेक्टर और MDA के डिपार्टमेंट के जो लोग थे, जो अरबाब इख्तियार थे, वो सोए हुए थे? क्या उन लोगों को नजर नहीं आ रहा था कि ये एक बिल्डर जो है लोगों के साथ धोखा और फ्रॉड करके जा रहा है? तो आप लोगों ने, अच्छा आप वकील हैं, आपने कोई इसके खिलाफ? हमने बकायदा नैब में एप्लीकेशंस दी, अच्छा। हमने MDA को एप्लीकेशन दी, हमने DC साहब को, नसीम सादिक साहब के दौर में एप्लीकेशन दी, और इसके ऊपर बकायदा इसका पूरी कॉलोनी, दोनों कॉलोनी के ऊपर बकायदा रेड नोट लगा। लेकिन उसके बावजूद
ये उसके बाद फिर उन लोगों ने साजबाज होकर डिपार्टमेंटल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ और डिपार्टमेंटल जो है आर्चरी जो है उसको मद्देनजर लाते हुए अपने सर्व में लाते हुए ये सारी प्रॉपर्टी लोग सेल कर रहे हैं। देखें जी, ये हालात हैं कि रेड नोटिस लगने के बावजूद भी यहाँ पर कॉलोनियाँ बेच दी जाती हैं। अरबाब इख्तियार के लोग जो हैं वो अपने ठंडे मशीनों के कमरों में बैठे हुए हैं कि गर्मी में बाहर निकलकर आकर देखना ना पड़े। और हम इस वक्त 22वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, मगर जब हम किसी कॉलोनी की हालत देखते हैं तो वो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि वो 90 की दहाइयों के अंदर हम जी रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आपने देखा कि लोग जो हैं वो किस तरीके से परेशान हैं कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में एमडीए के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके आशीर्वाद के बगैर जो है काम नहीं होता। क्या एमडीए के इंस्पेक्टर्स जो हैं क्या वो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं? और अगर जेबें गर्म कर भी रहे हैं तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? हुकूमत को। फ़ायदा किसको हो रहा है? डेवलपर को और उस इंस्पेक्टर को। जबकि जितने भी अखराजात हैं वो उससे रेवेन्यू जनरेट होना था जो कि एमडीए और हुकूमत के जेब में जाना था, जिससे हुकूमत जो है वो कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उसमें ऐड कर सकती थी। मगर देखने में ये आ रहा है कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके मालिकान के साथ मिलकर इदारे ही जो है वो करप्शन में मुलविस हो जाते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सदर मौजूद हैं हाउसिंग सोसाइटी के अलकुरैश के। सर, क्या कहेंगे कि कितने अरसा पहले ये हाउसिंग सोसाइटी बनी थी और आप सदर होते हुए कितनी आपने आवाज़ उठाई है? ये 90s में कॉलोनी डेवलप हुई थी और इसको डेवलप होते होते 2010 में मैंने यहाँ अपना घर बनाया और स्टार्ट शुरू किया। मैंने प्रॉपरली नक्शे वगैरह सारी चीज़ें ली और जब से मैं आया हूँ मैं इसी कोशिश में हूँ। दोस्तों को इकट्ठा किया हमने, बहुत कुछ अपनी मेहनत से और अपनी पॉकेट से इसको बचाने की कोशिश की। यहाँ सबसे बड़ा मसला है जो रेजिडेंट एरिया है वो कमर्शियल हो गया है, जो कमर्शियल है उसको हमने रेजिडेंट में कन्वर्ट कर लिया और ये सब कुछ जो कमर्शियल रेजिडेंट में हो गया। यस, नहीं, ये तो समझ आती है कि करप्शन होती है कि आप डोमेस्टिक को एज अ कमर्शियल यूज़ करो, मगर ये किस तरह हो गया कि कमर्शियल को डोमेस्टिक कर दिया गया? वो इसलिए कि जो कमर्शियल एरिया इन्होंने फिक्स किया था वो अब मेरे ग्राउंड के राइट साइड पे था। अब आप वहाँ जाके देखें वो कमर्शियल एरिया नहीं है, वो रेजिडेंटल एरिया बन गया और ये पूरा रोड जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा रेजिडेंटल एरिया था। आप इसके राइट पे निकल जाएं, लेफ़्ट पे निकल जाएं, ये सारा अब जो आपको नज़र आ रहा है ये कमर्शियल हो गया और कमर्शियल के साथ साथ इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये इन्होंने कमर्शियल फीसें भरी हैं जितने भी बैठे हुए हैं, जितने भी ये दुकानें बनी हैं। फीसें तो एमडीए आगे बताएगा, नहीं भरी तो आगे वो इसको डिमोलिश करें। ये जो कानून पावर जिसके पास है तो उसका इख्तियार है ना, हम तो हाईलाइट कर रहे हैं। रोड हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं इसी वजह से। आप सदर हैं, आपको इतनी तो पता होगा कि आप ने अरबाब इख्तियार के लोगों से जाके मिले भी होंगे, उनके सामने दरखास्तें भी रखी होंगी, तो क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि ये जो कमर्शियल एरियाज़ हैं इस वक्त मौजूद ये डोमेस्टिक थे और हमने फीसें लेके इसे कन्वर्ट कर दिया? सर बात यह है कि इसका जो कॉलोनी का टोटल रिकॉर्ड है ना जी नक्शे का, वो एमडीए के पास मौजूद है और एमडीए के पास एक फ़ौज है दफ्तर में काम करने वाले और फील्ड में काम कर। इस इलाके का जो इंस्पेक्टर है जो चेंज होते रहते आते रहते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। सबसे पहले उनको हाईलाइट किया, जैसे कि मेरे पहले साथी ने बताया कि वो आते हैं और बाई हुक्स एंड बाई क्रुक्स सर वो अपनी पॉकेट मनी इधर उधर की और वो निकल गए। हम क्या कर सकते हैं? वासा को मैं इसी तरह सेम ऐसी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वासा को हमने बैठ के यहाँ प्रॉपरली एग्रीमेंट किया, सिग्नेचर साइन हुए, बिल हम प्रॉपरली दे रहे हैं। जो पिछले 8-10 महीने में 200 रुपये बिल था वो 2200 रुपये बिल आ रहा है मेरा, वो प्रॉपरली हम पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख लें। अब हम वासा को रिक्वेस्ट करते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट की है, वो मुझे नंबर देते हैं जी आप ये किसी शुएब साहब से बात करें। शुएब साहब फ़ोन नहीं उठाते, वो जी नहीं जी एक सेकंड इंजीनियर जी उससे बात करें। ऑफिस में जाते हैं, अच्छा जी देख लेते हैं जी ये कानूनी असल में जी प्राइवेट है। और भाई प्राइवेट कॉलोनी क्या मतलब कानूनी प्राइवेट है? आप यहाँ से वोट ले रहे हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में है, वापडा का अपना सिस्टम है, पीटीसीएल का अपना सिस्टम लगा हुआ है, रेलवे का अपना सिस्टम है। मैं आपको एक और मज़े की आगे बताऊँ, हमारी अजियत को आप यहाँ से महसूस करें कि 6 महीने 7 महीने के बाद रेलवे फाटक के ऊपर हमें एक बैनर मिलेगा कि जनाब ये फाटक हम बंद कर रहे हैं क्योंकि इसकी फ़ीस अदा नहीं की गई। वो हम 8-10 महीने वो जो है ना उसके बाद ये अजियत भी महसूस करते हैं। फिर हम रेलवे के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ये NHA का है, उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, हम बंद कर रहे हैं। तो ये कॉलोनी के जो रहायशी हैं ये मुसलसल इसी अजियत में है। वापडा का इशू आ जाए
मैं अब आपको अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ, वापडा का इशू ट्रांसफार्मर का आ जाए, दे डिमांड मनी, क्लियर कट। और मैं आपको इसका सबूत भी दे सकता हूँ। अच्छा, बिल अभी भी जो ले रहा है और फिर भी बिल भी ले रहे हैं। ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के लिए जाएंगे, 3.5 से 4 लाख रुपए का वो हमें सुनाएंगे, लाख सवा लाख रुपए हमसे पकड़ेंगे, और वो हमारा, हम मजबूरी की हालत में अब हम बच्चों को मरता रुलता देखते हुए ये सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, आप सदर हैं, मुझे एक चीज़ ये बताएं, जब हम नया शख्स आता है, प्लॉट देता है और उसके बाद घर जब बनाना शुरू करता है, तो आपके पास वो आते भी होंगे कि नक्शे वगैरह पास करवा दें, ये वो, तो नक्शा जात क्या MDA पास कर रहा है? सर बात यह है कि एक तो आप मुझे ना इस अल कुरैश की आवाम का ये छोटा सा एक नुमाइंदा समझिए मुझे। सिंपल से कोई दुख दर्द लेके अगर आता है, जो हमारी कोशिश होती है हम बैठते हैं, हल करते हैं। अब एक दुख दर्द का मैं आपको बताऊं, आपको हम अपने क्या दुखड़े सुनाऊं। ये पानी का प्लांट है ना, ये हम 8 से 9 लोग हैं, 15 लाख रुपए हम इस पर लगा के आवाम को पानी दे रहे हैं। अच्छा, ये भी आप लोगों ने लगा है? 1.5 मिलियन इसके ऊपर खर्चा हमने किया है ग्राउंड के ऊपर, और ये सुबह शाम हम इसको खोलते हैं। मुझे एक चीज़ ये बताएं कि ये प्लांट तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी, वासा की जिम्मेदारी थी कि आप लोगों को प्लांट लगा देते। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि मैं ये पाकिस्तान के किसी खित्ते में नहीं हूँ, किसी दूसरी दुनिया के इलाके से घुस के मैं यहाँ आया हूँ। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। पुलिस स्टेशन हमारा यहाँ पे है, इंतहाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी। वापडा, रेलवे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्दिया, किस किस का रोना रो मैं आपके सामने। मैंने आपको वापडा का बताया, ट्रांसफार्मर गर्मियों में हमारे 3 से 4 ट्रांसफार्मर हर साल जलते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, प्राइवेटली रिपेयर करवाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, बस आ रहे हैं में काम हो जाता है हमारा। तो मकसद कहने का ये अच्छा, है। मैं ये जो पूछना चाह रहा था कि MDA क्या आपसे फीसें ले रहा है? सर MDA ने जब स्टार्ट में जो हमसे फीसें ली हैं वो हमने प्रॉपरली उसको दी हुई है। जिस तरह मैं नक्शा है मैं अपना जिम्मेदारी से दे सकता हूँ, और उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स है मैं वो प्रॉपरली आपको रसीद दिखा सकता हूँ, वासा के बिल दिखा सकता हूँ, टेलीफोन, बिजली, सारों को दिखा सकता हूँ। यहाँ पर यानी कि डिपार्टमेंट्स ओन कर रहे हैं? डिपार्टमेंट सारे ओन कर रहे हैं। बिल जो ले फिर रहे हैं, वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ नाअहली है, जिसको कहते हैं ना कार्टेल। हमारे यहाँ एक बड़ा एक वो आ गया जनाब, ये माफिया है। MDA के अंदर भी माफिया है। वो माफिया अपने आप अंडरग्राउंड जो भी कर रहा है। यहाँ जिस दिन आएगा देख लें आपके सामने, एक चीज़ ना ओपन आई से आप देख लें, फेस टू फेस लोगों से मिल लें, आपको सब पता लग जाएगा। ये एरिया पीछे जा रहा है, एक बस्ती को जा रहा है। वासा की अपनी मर्जी थी, उन्होंने पिछली वाली बस्ती का पाइपलाइन यहाँ से गुजार के उन्होंने सीवरेज की लाइन डाल दी, उसकी अपनी मर्जी थी, हमारी नहीं थी। उस कॉलोनी को वो इस्तेमाल किया। अब वो कहते हैं जी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है भाई? वासा का बिल मैं बता रहा हूँ आपको, 200 रुपये से स्टार्ट हुआ था, 8 महीने के अंदर 2200 रुपये है लास्ट मेरा बिल जो है 22। मुझे बताएं ये फिर क्या कर रहे हैं हम लोगों को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? यही है कि बस खामोश होकर बैठे हैं। अच्छा, मज़े की एक बताऊँ मैं आपको यहाँ ऐसे दिखा दूँगा कुछ एम्प्लॉइज़ जो इसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं, लेकिन वो अपना बिल नहीं जमा करा रहे। अच्छा, वो भी यहाँ रहते हैं? मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ सर। ये सारी चीज़ें इसी तरह हमारे मुल्क के साथ ये जो बैठे हुए हैं ना अरबाब इख्तियार, इन्हें कम से कम थोड़ा सा ना अपनी लाइबिलिटी को महसूस करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना चाहिए, और अपने SOPs को देखते हुए ना इन चीज़ों को डेवलप करने, ये कॉलोनी को ऑन करें। सीधी सी बात है, जो शुरू से ये चली आ रही है। रेलवे ने अपने पैसे ले लिए थे, उसका फाटक लगाया 12 से 15 लाख रुपये। मुझे इसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, इसकी पूरी ड्राइंग है, पूरा नक्शा है इसका। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये ग्राउंड अगर हम लोग इसको ना बचाते ये बिक गया था। ये इसकी उन्होंने पूरी प्लान कर ली थी, 22 दुकानें इस साइड पर, 22 इस साइड के ऊपर, और जेबों में निकालना था, निकल जाना था। क्योंकि कॉलोनी का सबसे बड़ा असूल जो ये होता है ना, जितना भी एरिया ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर काबिज हैं, जो कब्जा माफिया, उसके बारे में बताएं कि उनके ऊपर आशीर्वाद किसका है, किसका पीछे हाथ है? सर देखें, मैं आपको मज़े की एक बताऊं, क्या कोई पॉलिटिकल हाथ है? किसी आशीर्वाद के, क्या कोई इंतजामिया के बंदे मिले हुए हैं क्या? राना सलमान साहब, मुझे आप ये बताएं, आप ये माइक लेके खड़े हुए हैं, आपकी एक अथॉरिटी है, आपके एक SOPs हैं, आपको किसी ने ये जिम्मेदारी दी हुई है। वो कार्टेल जो इस वक्त काम कर रहे हैं, वो कार्टेल ऐसे तो नहीं कर रहे ना, दे आर वर्किंग अंडर अम्ब्रेला। किसी ना किसी, अब कोई बड़ा कार्टेल होगा, कोई MP MNA होगा। अब क्या बताओ, एक ex-MPA ने यहाँ रोड के ऊपर अपना कब्जा करके दुकानें बनाई हुई हैं, ex-MPA। अच्छा, आप मुझे बताएं उसको आप क्या कहेंगे? मकसद कहने का ये है कि सबको पता है, मैं आपको पता हूँ, सबको पता है। अगर नहीं पता तो MDA तुम्हारा जो वो है डायरेक्टर हैं जो आए हैं, उनको नहीं पता। अगर पता है तो वो भी फिर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। यहाँ फैज़ हमीद जैसे का कुछ नहीं होता, तो मेरा और आपका क्या बनेगा? देखा जी, इस वक्त लोग जो हैं
वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि डिपार्टमेंट के अपने बंदे जो हैं वो इन माफियाज़ के साथ मिले हुए हैं और माफियाज़ के पीछे किसका हाथ है नहीं पता, और इंतज़ामिया अपनी आंखें बंद करके बैठी है। दूसरी जानिब आवाम जो है वो परेशान हो रही है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं अब अल कुरैश हाउसिंग सोसाइटी का जो ये मेन गेट्स हैं। मेरे इस हाथ पे हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 1 है, उसका गेट है, और इसी सोसाइटी के अंदर ही थाना मुजफ्फराबाद मौजूद है। और अगर मैं बैक साइड पे दिखाऊं तो ये एरिया आता है अल कुरैश हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 2 का, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले आते ही हमें जो इस्तकबाल किया जाता है वो किया जाता है फाटक से, और रोड टूट फूट का शिकार है। सामने कॉलोनी जो है उसका रोड जो है वो कबज़ बेहतर है बानिस्बत फ़ेज़ 2 के, मगर फ़ेज़ 1 में देखने में ये आ रहा है कि ये आगे जाकर दूसरी बस्तियों को भी लिंक करता है। इसी तरीके से फ़ेज़ 2 भी दूसरी बस्तियों को लिंक करता है, और लिंक करने की वजह यह है कि ना तो यहाँ पर कोई गेट लगाए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से या उस प्रॉपर्टी डीलर की जानिब से जिसने ये कॉलोनी बनाई है, और इसे गेटेड कम्युनिटी होना चाहिए था, कॉलोनी होना चाहिए था, मगर ये गेटेड कॉलोनी नहीं है। मज़ीद अब लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या मसाइल हैं आपके यहाँ पर? सर ये पहले तो ये पानी खड़ा हो जाता है, यहाँ बारिश थोड़ी सी भी आ जाए पानी खड़ा हो जमा हो जाता है, फिर रोड सारा ब्लॉक हो जाता है। लेडीज़ जो गुजरती है या एमरजेंसी जो होती है वो उनके लिए भी मुश्किलात है। यहाँ बहुत मसाइल हैं, बहुत मसाइल है जी। पानी खड़ा होता है और हैरानी की बात है कि इंतज़ामिया कहाँ होती है जब पानी खड़ा होता है। सर क्या कहेंगे और क्या मसाइल हैं? सर यहाँ से तो 25 साल से मसाइल चल रहे हैं। 25 से 27 साल हो गए इस कॉलोनी को आबाद हुए जब से ये बनी है। ना रोड है, ना सीवरेज निज़ाम है हमारे पास, ना वापडा का कोई निज़ाम है। टैक्स बिलों के ज़रिए हम मुकम्मल दे रहे हैं, हर चीज़ का प्रॉपर्टी टैक्स हम पे कर रहे हैं, अपना कमर्शियल शॉप्स का टैक्स हम पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का भी कर रहे हैं, अपनी जो जाती हमारी घरेलू है घरों के टैक्सेस भी दे रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं, ओन कर रहे हैं, कंपनियाँ ओन कर रही हैं, MDA आके ओन करता है, लेकिन हमें बुनियादी सहूलियात नहीं दे रहे। अब यहाँ पिछले दिनों बारिश हुई है, ये पूरा चौक ब्लॉक था। अच्छा, तो फिर आप लोग आते किधर? ठीक है, पानी के बीच से मजबूरी है, पानी के अंदर से वाहिद यही रास्ता है, पानी के अंदर से गुजरना पड़ता है। और शाम के टाइम यहाँ रक्शे लाइनें लग जाती हैं, रेडियो की लाइनें लग जाती हैं, वो अलग से परेशानी है हमारी लेडीज़ के लिए। अल कुरैश फ़ेज़ 2 की जो लेडीज़ आती जाती हैं उनके लिए अलग से ये परेशानी है। कोई भी हुकूमती नुमाइंदा यहाँ आने को तैयार नहीं है। जब हमारे अपने नुमाइंदे आते हैं, MN MP आते हैं, उनसे हम बात करते हैं तो वो वोट ले लेते हैं, जी हम कोशिश करेंगे, आपको सहूलियत देंगे, लेकिन बाद में जब हम उनके पास जाते हैं फिर वो ये की बात करते हैं, जी ये तो प्राइवेट है, जी हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते, ये प्राइवेट है। प्राइवेट कॉलोनी है जी, आप बेचारे कहाँ जाएंगे? जब आप टैक्सेस ले रहे हैं तो इनसे इनकी बुनियादी सहूलियत पूरी की पूरी फराहम करी जाए। सर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा हमारा मसला यही है कि अगर हम किसी भी इदारे के पास जाते हैं, हमें ये कहकर जो है ना वापस भेज दिया जाता है कि ये प्राइवेट कॉलोनी है। अगर हमारे यहाँ कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, हम लोग उस ट्रांसफार्मर को टैक्सेस किस वजह से भरते हैं? अगर प्राइवेट कॉलोनी है, सब कुछ ही प्राइवेट है, तो फिर आप बिल क्यों भर रहे हैं, टैक्सेस क्यों भर रहे हैं? अब ये देखें ना कि अगर हम लोग बिल नहीं पे करते वो हमारा मीटर काट जाएंगे, और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जब हमारे घर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा हम लोग किस तरह से गुजारा करेंगे? ठीक है, तो इसलिए हमें जो है मजबूरन ये भरना पड़ता है। अगर बिजली का मसाइल हो, वासा का मसाइल हो, यहाँ पर गैस की तो नामो निशान ही नहीं है। हालांकि 25 साल नहीं है, बिल्कुल गैस नहीं है, 25 साल से ये कॉलोनी और गैस नहीं है। हाँ जी, और हालांकि रूल के मुताबिक जो जिस कॉलोनी को 20 साल गुजर जाते हैं वो ऑटोमेटिकली अथॉरिटी के अंडर आ जाती है। अच्छा, बट यहाँ पर जो है ना सेम इशू है कि जिस महकमे के पास भी हम लोग जाते हैं, हमें जो है ना यही कह के वापस भेज दिया जाता है कि आप लोग जो है ना ये प्राइवेट कॉलोनी में रह रहे हैं, आप लोग यानी कि हम लोग अपनी बुनियादी सहूलियात से जो है ना बिल्कुल महरूम हो चुके हैं।
सीवरेज के सबसे बड़े मसले मसाइल हैं कि पानी जो भी हमारा बारिश का हो या सीवरेज का हो या कोई भी है, वो हमारे जो खाली प्लाट हैं उनमें है, जिसकी वजह से आपको पता है कि इस मौसम में ताफून फैलता है, मच्छर मक्खी वो सारे उस वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। तो इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर। परेशान है जी, एनक्रोचमेंट है। मेन मुजफ्फराबाद रोड है जी ये, और मेन मुजफ्फराबाद रोड के ऊपर शेरशाह रोड जो है, ये इस शेरशाह रोड के ऊपर जो है वो इस वक्त एनक्रोचमेंट भरी हुई है कि रेडी बानों के कब्ज़े, रिक्शे वालों के कब्ज़े, सड़कें सुकड़ जाती हैं और फिर लोगों को मसाइल ये होता है कि एंट्रेंस उनकी जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। दोस्त, आप क्या कहोगे कि क्या मसाइल हैं यहाँ पर आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमारे मसाइल ये हैं, सबसे पहले तो हमारा मसाइल जो है वो वासा का है, ठीक है। उसके बाद ये रोड जो हैं तकरीबन इन्हें काफ़ी टाइम हो गया, जब से हम जवान हुए तब से देख रहे हैं कि ये रोड मेंटेनेंस में नहीं आया, ना किसी ने इस पर एक्शन लिया ना कुछ किया। आप रिक्शे की तादाद देख रहे हैं, यहाँ पे रिक्शे खड़े हो जाते हैं, शाम के टाइम रेडियाँ वाले आ जाते हैं, आने वाले जो हजरात हैं वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। दिन ब दिन यहाँ पे मसाइल जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। मसाइल जी बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन जो है वो यहाँ पर जो लोग हैं वो इसी अजियत में जी रहे हैं। अच्छा, अब हम इससे आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे। एक कमर्शियल सेंटर जो है वो तैयार हो रहा है और वो कमर्शियल सेंटर जो है उसके आगे दीवार उठाई हुई है और पीछे उसके कमर्शियल सेंटर तैयार किया जा रहा है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो बाअसर अफराद हैं वो MDA को, इंतज़ामिया को झांसा देते हैं या फिर उनकी जेबें गर्म करते हैं और उसके बाद जो अपना कमर्शियल सेंटर है या कमर्शियल दुकानें हैं वो तैयार करते हैं और उसके बाद फिर वो लोगों को बेचते हैं। उसके बाद आवाम जो है वो दर दर की ठोकरें खाती है, क्योंकि फिर उसके बाद MDA या इंतज़ामिया जो है वो आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि इसके नक्शे अप्रूव नहीं हैं। तो जब ये बनाई जाती हैं तब ये लोग कहाँ होते हैं? रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएं। तो नाज़रीन, हमने जो आपको बताया था कि एक कमर्शियल प्लाजा तैयार हो रहा है, वो सामने ये तकरीबन कोई 4 से 5 कनाल के एरिया के ऊपर ये प्लाजा तैयार किया जा रहा है और इस प्लाजे में देखने में आ रहा है कि एक शेड बनाया जा रहा है मार्केट टाइप, और साथ ही दुकानें भी हैं, दफातर भी हैं। तो देखने में ये है कि ये इतनी बड़ी जगह जो है मेन रोड पर, मेन शेरशाह रोड है और तकरीबन ये जो इसका फ्रंट है वो 300 फुट से ज़ायद है और इस फ्रंट के ऊपर ये जो प्लाजा तैयार किया जा रहा है ये किसके आशीर्वाद से तैयार किया जा रहा है? अगर ये प्लाजा तैयार करना था और इसके अगर नक्शे जो हैं वो पास कराए जाते तो ये दीवार को गिराकर और सबके सामने ओपन करके बनाए जाते। और देखने में जा रहा है कि ये छुप कर जो है वो काम किया जा रहा है, गेट बंद करके अंदर काम किया जा रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर इसके जो नक्शे पास होते, कमर्शलाइजेशन फ़ीस भरी जाती, वो सारी की सारी जो है वो पंजाब हुकूमत की जेब में जानी थी। मगर यहाँ पर देखने में आ रहा है कि बाअसर अफराद जो हैं वो बाअसर तरीके से अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए इंतज़ामिया के बंदों के साथ मिलकर जो है वो अंदर खाने यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और उसके बाद जब ये बन जाएगा उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि ये जगह जो है वो बेच दी जाएगी, दुकानें बेच दी जाएंगी और फिर जब ये बिक जाएंगी तो उसके बाद फिर आएगी कहानी MDA की या इंतज़ामिया की कि लाएँ जी इसके नक्शा जात, और जब नक्शे देने से वो कासिर होंगे तो इनको फिर मसमार करने की धमकियां दी जाएंगी या मसमार कर दिया जाएगा और फिर उन लोगों से पैसे बटोरे जाएंगे। तो अगर एक बड़ा मशहूर कहावत है, डिप द ईवल इन द बट, तो अगर आप पहले ही इस पे काबू पा लें और इस गंदे पौधे को उगने ही ना दें और उससे पहले ही इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो वो आवाम के लिए भी जो है वो सुखी साबित हो और उसके साथ साथ जो इंतज़ामिया है और जो पंजाब हुकूमत है उसका पेट भी भरे, उसका बजट जो है उसमें भी इजाफा हो। ये देखने में आ रहा है कि आवाम जो है वो इस चीज़ से कासिर है कि बाअसर अफराद जो हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इस तरह की बेशतर मुल्तान में जो प्लाजे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो इसी तरीके से बनी हुई हैं और उसमें ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी का तो हाथ है, किसी न किसी का तो सरपरस्ती है जिसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। अब मज़ीद इसके आगे हम जाएंगे DG MDA के पास और उनसे मौक़िफ़ लेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से।
रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं DG MDM और स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग राना सलीम साहब के पास, और इस वक्त वो माइक्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का विज़िट भी कर रहे हैं। उनसे चल के बात करेंगे और चलते हुए आपको ये भी दिखाएंगे कि मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो बंद कर तामीर हो चुका है और इसके साथ साथ वो किस काम आएगा, और हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा ठाक। सर, हम इस वक्त मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में खड़े हैं जी। इसका मकसद क्या है मेट्रो कमांड? देखिए, ये प्रोजेक्ट पुराना प्रोजेक्ट है, 2014-15 में ये शुरू हुआ, तो एक्सपेक्टेड था कि 2017-18 तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ इंक्वायरीज़ की वजह से नैब के अंदर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है और 30 मील फंडिंग की वजह से ये मुकम्मल होना लेट हो गया। इस साल में इंशाल्लाह इसको हम मुकम्मल कर लेंगे। जो इसकी आखिरी ट्रांच है 255 मिलियन की, वो एलोकेटेड है इस दफ़ा। जब इसका जस्टेशन पीरियड बढ़ जाता है तो ये मुझे तवक्को है कि इस साल हम दिसंबर तक इसको मुकम्मल करवा सकेंगे। अगर ये मुकम्मल हो जाएगा तो फर्स्ट एंड सेकंड जो फ्लोर हैं उस पे इनका मेट्रो जो इसको चलाएंगी मेट्रो बस सर्विस वाले, उनके ऑफिस होंगे, और उसके ऊपर वाली जो मंजिलें हैं 3-4 मंजिलें वो ये लोग रेंट पे देंगे। कुछ MDA को भी कुछ रेंट में से कुछ बिल्डिंग्स मिलेंगी, इसमें से कुछ हॉल्स मिलेंगे, बाकी ये और डिपार्टमेंट्स को भी देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिस होंगे जो पब्लिक सर्विस के लिए मौजूद होंगे। एक ही जगह के ऊपर लोगों को यहाँ पे अच्छी सर्विस दी जा सकेगी। ये डिले हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे तवक्को है कि मुल्तान के जो शहरी हैं, हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ और मेट्रो बस स्टाफ की कोशिशों से इसको मुकम्मल होता हुआ इस दिसंबर तक या इससे 1-2 महीने बाद तक इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मेट्रो एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मेन मकसद बनाने का क्या था, कि सिर्फ मेट्रो और रूट्स को यहाँ पर डिप्लॉयड करना या इसके अलावा भी और दफातरों को भी डिप्लॉयड करना था? जी देखिए, ये एक सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है, MDA की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे इसको बनाने का मकसद जो 2 फ्लोर्स हैं, 2 फ्लोर्स का तो यही है कि इनका जो तमाम का तमाम ऑपरेशंस है, इनका जो एडमिन का स्टाफ है वो यहाँ पे होगा। यहाँ से वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली, ह्यूमन रिसोर्स को, सब चीज़ों को, उनके ऑफिस यहाँ पे होंगे, वो यहाँ से कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो ऊपर वाली मंजिलें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो इनके पास उनकी जगह अवेलेबल है, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को या किसी और को भी रेंट पर दी जाएंगी, जिससे रेवेन्यू इंशाल्लाह मेट्रो बस सर्विस को और MDA को हासिल होगा। अच्छा सर, इसके साथ साथ ये बताइएगा, MDA जो है वो इस वक्त हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी देख रहा है और रोड्स को भी देख रहा है, तो कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी मुल्तान में मौजूद हैं जो कि इस वक्त MDA से अप्रूव्ड हैं? जी, उनकी तादाद जो अप्रूव्ड हैं मुकम्मल तौर पे वो तो है 60, 60, लेकिन जो प्रोसेस में हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, जिन्हें प्रिलिमिनरी परमिशन सर्टिफिकेट मिला है, उनको सबको मिला के तादाद 230 के करीब पहुंच जाती है। और जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी तादाद 196 है, और उनकी डिटेल हमने अपनी वेबसाइट पे भी दी हुई है, ताकि जो तमाम शहरी हैं वो वाक़फ़ियत हासिल कर सकें कि ये सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर हमने ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करनी। वैसे ख़रीदो फ़रोख्त हमने बैन भी करवाई हुई है। इसके अलावा 148 सॉरी ब्रदर 148 सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हुई है। 86 के करीब चालान हमारे मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। 23 टाइम्स हम इन इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की एड्स वक्तन फ़वक्तन अखबारात में दे चुके हैं कि यहाँ पे बराह करम सादा लोग ना फंसें, अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें और बच जाएं। अच्छा सर, क्या आपको ये नहीं लगता कि MDA, क्योंकि आप एज अ सेक्रेटरी हाउसिंग भी हैं, तो ये पटवारियों से मिलकर या जो खिदमत सेंटर्स हैं जहाँ पर विरासत नाम चढ़ती हैं, उस पूरे इस इलाके को लोकेट करके ब्लॉक कर दिया जाए कि जब तक हाउसिंग सोसाइटीज़ अपने आप को रजिस्टर्ड पूरी तरीके से नहीं कराती तब तक ना तो यहाँ पर कोई इंतकाल चढ़ सकता है ना कुछ, तो इससे आप लोगों को क्या नहीं लगता कि आवाम को ज़्यादा फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने ये सारी करस्पॉन्डेंस और सारी हिदायत हमने भी पहुँचाई हुई हैं मुतल्लिका जगहों तक, खिदमत मरकज़ तक
और सब रजिस्ट्रार तक, और खेवट को ब्लॉक करवाया हुआ है ADLR ऑफिस में भी और सब रजिस्ट्रार के पास भी, ताकि ये फर्दर खरीद फरोख्त ना हो सके। लेकिन कुछ और जो हमारी हदूद से बाहर है उसके बारे में मैं कोई हतमी बात नहीं कह सकता। अच्छा सर, फर्दर चलते हैं कि आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि 30-30 साल पुरानी हैं और अभी तक बकौल लोगों के कि जी MDA उन्हें ओन नहीं करता, और जब कि वहाँ पर अगर कोई घर बनाया जाता है तो उसके लिए नक्शा जो है वो अप्रूव कर देता है MDA। तो ये बताइएगा कि कितनी एक लिमिट होती है टाइम कि जब ऑटोमेटिकली जो MDA है वो उस हाउसिंग सोसाइटी को ओन कर लेता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हमारे से मंजूर करवाती हैं सोसाइटीज़, अप्रूवल लेती हैं, उनकी तो ज़िम्मेदारी हमारी होती है। उसके अलावा बाकी जो भी जगह है वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या ज़िला कौंसल वो उनके नक्शे मंजूर करती हैं, उनसे फीसिस लेती हैं और दीगर कार्रवाई करती हैं। हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं अपने कंट्रोल्ड एरिया के। इससे अगर बाहर कोई सोसाइटी है, उसमें कोई घर बनाता है, उसका बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराता है, तो वो जाए कॉरपोरेशन के पास, वहाँ से मंजूर कराए। हम लोग तो अपनी सोसाइटीज़ में 8 हमारी MDA की अपनी सोसाइटीज़ हैं, 23 हमारी मुल्तान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की सोसाइटीज़ हैं, 230 के करीब हमने बताया कि हमारी सोसाइटीज़ वो हैं जो हमारे पास एक तरह से लीगल इस तरह से हैं कि उन्होंने या तो दरख्वास्त जमा करा के प्रिलिमिनरी परमिशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है, 60 के करीब ऐसी हैं जिन्होंने सैंक्शन लिया हुआ है। 60 के अंदर तो घर बनाने में कानूनी तौर पे कोई कबात नहीं है और उनको हम इजाज़त देते हैं घर बनाने की। अगर कोई प्रिलिमिनरी परमिशन ली हुई है तो कानूनी तौर पे तो वो नहीं बना सकता, लेकिन कुछ जगहों पे शिकायत आती हैं, हमारा अमला जाके कार्रवाई भी करता है। अच्छा सर, अभी हम एक हाउसिंग सोसाइटी को विज़िट कर रहे थे, अल कुरैश, बहुत पुरानी हाउसिंग सोसाइटी, तकरीबन 30 साल पुरानी। उसके अंदर हमने एक चीज़ ये नोट की है कि एक तो वो प्राइवेट थी, प्राइवेट लोगों ने बनाना शुरू की और उसके बाद नक्शों के अंदर तो उन्होंने दिखा दिया कि ग्रेवयार्ड भी होगा, बच्चों का प्लेइंग एरिया भी होगा, डिस्पेंसरीज भी होंगी, हॉस्पिटल्स भी होंगे, स्कूल का एरिया भी होगा। मगर जब हम जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं तो वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट नज़र आता है कि वहाँ पर इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर तकरीबन कोई 2 से 2.5 लाख बंदा रहता है और वहाँ पर ग्राउंड नहीं है, और वाहिद एक ग्राउंड है और उसके साथ साथ ना ग्रेवयार्ड है, और जो डोमेस्टिक एरिया है उसके ऊपर लाइन में जो है वो इस वक्त कमर्शियल बेसिस पे वो इस्तेमाल हो रहा है। आपको तो पता ही है कि मुझे यहाँ का चार्ज लिए हुए 25 दिन हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इस तरह की सोसाइटीज़ का मेरे जहन में या मेरे सामने नहीं है। इसको मैं चेक करता हूँ अल कुरैश को कि ये कब की है, कौन लोग थे इसके डेवलपर्स, आया ये हमारे कंट्रोल्ड एरिया में है भी या नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा। चलें। अच्छा सर, दूसरी एक चीज़ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि जब लोग रोड पर कोई कमर्शियल प्लाजा बनाते हैं तो उसके SOPs MDA ने क्या रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि कुछ ऐसी सोसाइटीज़ और कुछ ऐसे प्लाजास भी देख रहे हैं हम कि जिसमें फ्रंट पर तो छोटी सी दीवार उठा दी जाती है और पीछे बैक एंड पे उसके काम चल रहा होता है, और जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो फ्रंट से दीवार हटा दी जाती है और उसके बाद पता चलता है जी कि ये नक्शा मंजूर नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो प्लाजाज कमर्शियल एरियाज़ हैं उसके ऊपर पहले ही रोक लगा दी जाए ताकि? आपकी बात बजा। ऐसा है कि जो डिवीजन है हमारे जुरिसडिक्शन की, हमारे काम की, हमारे पास कोई 21 रोड्स हैं, 21 रोड्स हैं जिस पे बिल्डिंग कंट्रोल हमने करना। उन 21 रोड पे जो जो इस किस्म की वायलेशन होगी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डायरेक्टरेट्स की है, डायरेक्टरेट टाउन प्लानिंग की, अर्बन प्लानिंग की और इन्फोर्समेंट की। तो उसके ऊपर तो ज़ीरो टॉलरेंस है, और अगर इस तरह की कोई हमारे अमले की भी कोई शिकायत आए, उनकी मिलीभगत से भी ऐसा कोई काम हो रहा है, तो हम उसे स्पेयर नहीं करते, ना ही किया है। और आइंदा भी आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह बहुत बिल्कुल मुनासिब स्टेप्स जो कानून के अंदर दिए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के वो लिए जाएंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल चलते हुए वो ये कि मुल्तान का GIS आप लोगों ने सिस्टम लेकर आए थे, उस GIS को कितना कारआमद अभी तक बना चुके हैं और उससे कितना काम अभी तक आप ले चुके हैं? देखिए, आने वाला वक्त जो है वो GIS का है और AI का है। हम लोग अपने ऑफिस के फंक्शंस को पहले तो हमने ऑटोमेट किया कि
कि हमारे ऑफिस के अंदर के फंक्शंस जो हैं वो ऑटोमेट हों। बहुत सारी 16 सर्विसेज हमने ऑनलाइन भी ले आए हैं। GIS से और गूगल इमेजरी से हमें साइट के ऊपर क्या कंस्ट्रक्शन हुई है, वो अप्रूव हुई है हमसे या नहीं हुई है, उसका भी असर्टन हो सकता है। और उसमें अगर कोई तब्दीली आती है सब्सिक्वेंट ईयर्स में, तो वो भी एक डॉक्यूमेंटेड किस्म की चीज़ है, वो हमारे सामने आ जाती है। इन आने वाला वक्त AI और GIS का है, इस पे हमने बतौर ख़ास तवज्जो दी हुई है। हम अपनी 16 सर्विसेज भी ऑनलाइन ला चुके हैं। अभी चंद दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे जो तमाम चालान्स हैं उनकी पेमेंट भी ऑनलाइन हो सकेगी। लाहौर में या एक आधी और बड़े LDA में हो चुकी है, अभी हम लोग पीछे थे तो आते ही मैंने इसको टेकअप किया है। इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन 15 दिन में ये आपको खुशखबरी मिलेगी और हम तमाम साइलिन को ये सहूलत दे सकेंगे कि वो ऑनलाइन अपना चालान जमा करा सकें। अच्छा सर, आपके पास एक एडिशनल चार्ज MDA का है। इससे पहले आप स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग भी हैं, तो उस हवाले से आपके डोमेन में और भी इदारे आते हैं MDA के अलावा, जैसे कॉर्पोरेशन हो गया, फाटा हो गया और दूसरे भी। तो इनको आप क्या साथ लेकर मुल्तान का मास्टर प्लान अमल दरामद करवा लें? क्योंकि हमने देखा कि पहले जितने भी DGs आए हैं, अब मास्टर प्लान 2028 तक का तो हमें दे दिया गया, मगर उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो अभी तक नहीं करवाया जा सका, क्योंकि शायद हो सकता है कि किसी DG के पास इतनी पावर ना दी गई हो, क्योंकि अब आपके पास स्पेशल सेक्रेटरी के साथ साथ आप DG भी हैं, तो अब आपके पास तो फुल पावर है कि आप पूरे मुल्तान के ऊपर मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। इसमें मैं गुजारिश करूँगा कि 2022 में जो एक्ट पास हुआ है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट, उसके सेक्शन 2AA में मास्टर प्लानिंग की डेफिनेशन दी हुई है और 21 सब सेक्शन 2 में मास्टर प्लानिंग का जो फंक्शन है वो असाइन किया गया है लोकल गवर्नमेंट को। तो अब MDA का मास्टर प्लानिंग का फंक्शन है नहीं। लोकल गवर्नमेंट ने एक कंसल्टेंट हायर की, वो प्रोजेक्ट के तहत पूरे पंजाब के ज़िले तमाम अजला का मैप बना रहे हैं, मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्रोसेस में। तो तवक्को ये है कि फरवरी मार्च तक मास्टर प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर लेंगे। तो मुकम्मल करने के बाद ये लोकल गवर्नमेंट का अंडर द प्रिवेलिंग लॉज मैंडेट है कि वो उसे नोटिफाई करेंगे। पुराने वक्तों में कहा जाता था कि MDA करे, लेकिन अब क्योंकि लॉ इतना क्लियर है, वाज़े है, तो अब ये वो उनका फंक्शन भी है और उन्होंने प्रोजेक्ट दिया भी हुआ है और उनकी वजह से ये जल्दी मुकम्मल भी हो जाएगा। तो ये वो काम उस पर कर रहे हैं। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हमारी उनसे अंडरस्टैंडिंग है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन MDA जो हमारा जुरिस्डिक्शन है, जो हमारा कंट्रोल्ड एरिया है, नोटिफाइड एरिया है, उसमें हम लोग खुद करेंगे। आपने ट्रांसमीर साहब की बात सुनी और उन्होंने बताया हमें कि जितने भी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ और कमर्शियल प्लाजा तैयार हो रहे हैं वो अब हो जाएं होशियार, क्योंकि GIS सिस्टम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं ये, और उसके बाद कोई भी नॉन कमर्शियल जोन जो है वो नहीं रहेगा, और जिसको भी अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी कमर्शियल करवानी हो तो उसके लिए भी अमेंडमेंट्स जो है वो MDA में की जा रही हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।